बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी आजकल हम लोग एक लेक्चर सीरीज शुरू किया हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ के ओरिजिन, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग लेक्चर है, पांचवा लेक्चर इसी सीरीज में आज है। उसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, दिस लेक्चर फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, इसकी टेरिटोरियल रीच कहाँ तक है, डोमिसाइल का क्या मतलब होता है, ठीक है, एंड हाउ इंडियन लॉ में बी अप्लाइड बोथ विद इन एंड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदू लॉ सिर्फ हिंदूज जो इंडिया में एप्लीकेबल होगा या जो बाहर हैं उन पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर एप्लीकेबल हो सकता है तो उसके रामिफिकेशंस क्या हैं। वी हैव टू सी एवरीथिंग। ठीक है, आइए हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन बिफोर कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन मतलब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पहले कब आया था, 1955 में आया था। उसके पहले की क्या सिचुएशन थी। एंशिएंट पीरियड में क्या था, रूलर्स अप्लाइड स्मृतिज, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में गाइड किया था। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वर अनविलिंग टू इंटरवीन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स, सो दे अप्लाइड स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट फॉर पर्सनल अफेयर ऑफ हिंदूज। मतलब कि ब्रिटिशर्स ना पर्सनल लाइफ में या रिलीजियस मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की नहीं सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने स्मृति, श्रुतिज और कमेंट्रीज के ऊपर ही छोड़ दिया। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस कोर्ट्स कैसे होता था, प्रीवी काउंसिल ने और इंडियन कोर्ट्स ने बिफोर कोडिफिकेशन मनुस्मृति के से हेल्प ली, फिर यज्ञावक्य स्मृति से हेल्प ली, और मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल जो हम आगे पढ़ेंगे उससे हेल्प ली। ठीक है, फिर लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट all laws in force before the constitution shall continue until altered or replaced by competent legislature। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चेंज लाया कि जो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एप्लीकेबल थे वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज चेंज्ड, इट इज ऑल्टर्ड, है ना। अब आफ्टर कोडिफिकेशन क्या हुआ, 1955-56 में आपने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट आया 55 में, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 में आया, फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया 56 में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 56 में। उसके बाद क्या चेंजेस हुए, बिकॉज अब तो जो पहले लॉ एप्लीकेबल हो गए तब आर्टिकल 372 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑल्टर हो गई, चीज़ें ऑल्टर हो गई। हाँ, तो फिर इसको कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका रैमिफिकेशन क्या हुआ, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट गिव्स 2 फंडामेंटल रूट्स। ठीक है, पहला क्या है, रूल 1, ऑल 4 लेजिस्लेशंस। ठीक है, ये ऑल 4 लेजिस्लेशंस में है ये सेक्शन 4। The text or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of Hindu law in force immediately before commencement shall cease to have an effect। जो कस्टम और यूसेज हैं हिंदू लॉ में इस एक्ट, इन चारों एक्ट से आने से पहले वो इमीडिएटली सीज टू हैव एन इफेक्ट, वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, जो एनी अदर लॉ है इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो भी इम्प्लीमेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, दैट इज द फाउंडेशनल प्रोविजन प्रोवाइडिंग स्कोप टू अप्लाई ट्रेडिशनल हिंदू लॉ। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ भारतीय लीगल ट्रेडिशन स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 4A क्या हुआ हिंदू मैरिज एक्ट में, इसने क्या दिया, टेक्सुअल हिंदू लॉ दिया, इंटरप्रिटेशन दिया, कस्टम एंड यूसेज, शास्त्रिक लॉ अलाउड। Section 4A uses the phrase for which the provision is made, meaning for those areas which codified Hindu law is silent, शास्त्रिक हिंदू लॉ may be applied। यानी जिस चीज़ के लिए HMA में प्रोविज़न नहीं है उस चीज़ के लिए शास्त्रिक हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, और जिसके लिए प्रोविज़न है वो तो HMA एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, एप्लीकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी सिनेरियो, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब आज की तारीख में जो ऑनगोइंग है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ धर्मा,
धर्म हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। हिंदू लॉ इज पर्सनल लॉ, लेक्स फोरे इन नेचर, ठीक है, एप्लीकेबल टू अ फोरम। इट अप्लाइज ओनली टू हिंदूज एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ओनली हिंदू पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ पर्सन टू होम दिस एक्ट अप्लाइज, ठीक है। ये तो क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये लॉ हिंदू पे ही एप्लीकेबल होगा, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी explained through section 1 of Hindu Marriage Act, it extends to the whole of India and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extend who are outside the state territories। अगर मान लो कोई यूएस में है लेकिन वो डोमिसाइल इंडिया में है तो उस पे भी एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड ही इज़ अ हिंदू। इस टॉपिक को हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है, कि आपके डोमिसाइल और यूएस को कैसे रिकनसाइल होगा, हम इसको आगे देखेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन, जो इंडिया में हिंदू रह रहा होगा उसके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही, लेकिन जो इंडिया से बाहर है, आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड बाय इंडियन डोमिसाइल, जो इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया का नागरिक है और जो यूएस में चला गया है, उसके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई होगा, हिंदू मैरिज एक्ट, और सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इंटर टेरिटोरियल एप्लीकेशन, इंटर टेरिटोरियल मतलब विद इन द कंट्री, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ विद इन इंडिया, नॉट कंट्रोल्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब आदमी इंडिया में ही रह रहा है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया इज गवर्न बेस्ड ऑन वेदर दे आर हिंदू, सिर्फ हिंदू होना ज़रूरी है और इंडिया में रहना ज़रूरी है, HM में एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल, अ नेपालीज गोरखा रिजाइडिंग इन इंडिया एंड डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज हिंदू, हिज मैरिज मे बी गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट, वो रह भी रहा है और हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट वो होगा। एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द पर्सन इज हिंदू एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, जैसे हमने क्या देखा था, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये हिंदू में आएंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा टिकलिश कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 1-2 ऑफ हिंदू लॉ applies to those outside the territory of India but domiciled in the territory to which the act extends. The nexus is not merely being Hindu but being domiciled in India. डोमिसाइल का मतलब आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग लेते होंगे, अब उसका मतलब लीगल हम लोग मतलब अभी देखेंगे। इसमें हम पहले देख लें आर्टिकल 245(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अगर मान लो आईपीसी इनवैलिड नहीं हो जाता अगर वो यूएस में एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो किसी इंडियन सिटीजन ने यूएस में क्राइम कर दिया तो उसके लिए भी हम उसको इंडिया में पनिश कर सकते हैं, तो 245(2) उसको गवर्न करता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, अब हम देखते हैं। डोमिसाइल इज दैट प्लेस वेयर हैबिटेशन ऑफ अ पर्सन इज फिक्स्ड विदाउट एनी प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिमूविंग देयर फ्रॉम। द कॉन्सेप्ट इज प्रिवलेंट within private international law which lays down that personal relations are subject to law of domicile. The Hindu Marriage Act does not define the term domicile. The Indian Succession Act 1925 provides clear provision but its idea is not applicable to Hindus as per section 4B. देखिए, डोमिसाइल का जो मतलब है नॉर्मल पार्लेंस में वो ये है कि आदमी का ऐसा हैबिटेशन जो वो फिक्स्ड है और उसको वो रिमूव नहीं करना चाह रहा है। जैसे मान लिया कोई इंडिया का सिटीज़न है, वो यूएस में चला गया, वो वहाँ पे ग्रीन कार्ड, वो वहाँ पे सिटीज़नशिप उसने वहाँ की नहीं ली है, तो तब भी वो माना जाएगा डोमिसाइल। कोई जर्मनी चला गया, जर्मनी में नौकरी कर रहा है और इंडिया बहुत कम आ पा रहा है, लेकिन वो अब फिर भी अभी अपने को इंडियन सिटीज़न मांग रहा है, तो उसको डोमिसाइल्ड ऑफ इन इंडिया माना जाएगा। अगर उसने अपनी सिटीज़नशिप गिव अप कर दी है तो वो डोमिसाइल नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसने अपनी रूट्स को तोड़ दिया है। अब ये जजमेंट के थ्रू हम आगे देखेंगे। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डोमिसाइल क्या होता है, रेसिडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इंटेंशन, रेसिडेंस, इंटेंशन कैसे पता लगेगा, अगर किसी ने सिटीजनशिप ले ली है दूसरे देश की तो उसका इंटेंशन है कि अब वो नहीं रहना चाहता है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन लीगल डोमिसाइल, डोमिसाइल सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन मस्ट हैव अ डोमिसाइल एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन, बिना डोमिसाइल के कोई नहीं रह सकता। डोमिसाइल कैन बी एक्वायर्ड बाय विल एंड डिजायर, डोमिसाइल कनेक्ट्स पीपल विद इन टेरिटोरियल लॉ, ठीक है, क्लियर है ये।
जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन डोमिसाइल, देखिए ये जजमेंट है 1955 सुप्रीम कोर्ट का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है देयर मस्ट बी अ फैक्टम एंड देयर मस्ट बी एनिमस। ठीक है, आपका क्या नाम है, जैसे फैक्टम एनिमल्स, रेसिडेंस एंड इंटेंशन। ठीक है, फैक्टम हो गया रेसिडेंट, इंटेंशन हो गया एनिमस। ठीक है, द रेसिडेंस need not be continuous but it must be indefinite, not purely fleeting. The intention must be present intention to reside forever in the country where the resident has taken up. ठीक है, सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट डोमिसाइल इज ऑफ थ्री काइंड्स, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डोमिसाइल बाय चॉइस। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन प्रिवेल्स until not only another domicile is acquired but it must be manifest intention। डोमिसाइल जिसे कहते हैं another domicile मतलब सिटीजनशिप आपने कहीं और की ले ली हो। बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिसाइल का किसके ऊपर होता है, इस जजमेंट के हिसाब से द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। इफ द हस्बैंड आर्ग्यूज ही हैज अबैंडन्ड द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द शोल्डर, हिज शोल्डर। जो बोलेगा कि उसका डोमिसाइल नहीं है उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है, विद इन इंडिया लॉ एप्लीकेबल होगा अगर वो हिंदू हो तो, आउटसाइड इंडिया अगर हो तो डोमिसाइल हो, शास्त्रिक लॉ कंटिन्यूस रहेगा। शास्त्रिक हिंदू लॉ मे बी अप्लाइड इन द कंटेम्प्रेरी लीगल रेजिम फॉर मैटर्स वेयर प्रोविजन इज नॉट मेड अंडर कोडिफाइड हिंदू लॉ। ठीक है, हमने देख लिया जिस चीज़ के लिए कोडिफाइड है वहाँ पे हिंदू लॉ अप्लीकेबल होगा, जहाँ पे कोडिफाइड नहीं है वहाँ पे शास्त्रिक लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आप सोच के देखिए वेदर क्लासिकल हिंदू लॉ स्टिल रेलिवेंट। ठीक है, हाउ मेनी इंडियन लॉ बी अप्लाइड, हाउ मे इंडियन लॉ में बी अप्लाइड आउटसाइड इंडिया। इसमें मैं हिंट देता हूँ डोमिसाइल की बेसिस पे। की टेकअवेज क्या है, पांचों लेक्चर से हमारा, पहले लेक्चर में मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ, धर्म के बारे में हमने सोचा पढ़ा, टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया, श्रुति स्मृति धर्म सपिंडा मेंटेनेंस। तीसरे में हम लोग हिंदू लॉ के ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया, भारतीय जूरिस्ट वेस्टर्न जूरिस्ट के बारे से। फिर चौथे में हमने हु इज़ ए हिंदू डिस्कस किया, पांचवें में एप्लीकेशन डिस्कस किया। ठीक है, आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इसे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ हिंदू लॉ हमने देख लिया, 4 थे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सिर्फ यही 55 का है, बाकी सब 56 के हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर सीरीज़ को आपने एंजॉय किया होगा और आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।